नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं राजगौर भावेश और आज हम हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे, निर्भय बनो, जिनके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। तो अब हम फणीश्वरनाथ रेणु जी का जीवन परिचय लेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फोरबिसगंज के पास एक गांव है आरोही हिंगना, यानी कि उनका जन्म बिहार राज्य में अररिया जिले में हुआ था और उनके गांव का नाम था हिंगना। उस समय यह पूर्णिया जिले में था। उस समय जब उनका जन्म हुआ था तब ये पूर्णिया जिले में था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी, यानी कि दोनों देशों में उनकी शिक्षा हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज में हुई थी, यानी कि प्रारंभिक उनकी जो शिक्षा थी वो भारत में हुई थी तथा अररिया में पूरी करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर के आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रह के की। उन्होंने जो मैट्रिक की परीक्षा पास की वो कोइराला परिवार में नेपाल में रह के पूर्ण की। उन्होंने इंटरमीडिएट काशी विश्वविद्यालय से 1942 में की। उन्होंने जो इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम थी वो 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और उसके बाद जो संग्राम या आंदोलन चल रहे थे उसमें कूद पड़े। 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952 से 1953 के समय वे भीषण रूप से रोगग्रस्त हो गए, जिसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ, यानी कि उसके बाद वो लिखने के लिए नहीं बैठ सकते थे। उनके इस काल की झलक उनकी कहानी तबे एकला चलो रे में है। अग्नेय जी एक समकालीन कवि थे। उनके जो अग्नेय जी थे वो एक समकालीन कवि थे, यानी कि उसी काल में उसी समय में वो भी हुए थे और उनके परम मित्र भी थे। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है और उनकी जो रचनाएं थी उसमें कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। अब हम उन्हें जो सम्मान दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अपने प्रथम उपन्यास, उनका जो पहला उपन्यास है मेला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और भारत रत्न की भी मांग की गई थी। वर्ष 2019 में यूथ फॉर बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव उदय मंडल ने भारत सरकार से फणीश्वरनाथ रेणु को भारत रत्न देने की मांग की थी। जो राष्ट्रीय महासचिव थे उदय मंडल, उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु जी को भारत रत्न देने की मांग की थी। उनके जो कथा संग्रह है उनके बारे में जानेंगे। तो पहला कथा संग्रह है एक आदमी रात्रि की महक, दूसरा संग्रह है ठुमरी, तीसरा है अग्निखोर, चौथा कथा संग्रह है अच्छे आदमी। इसी तरह उनके 4 जो संग्रह है वो मुख्य है। ये जो तस्वीर है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। अब हम उनके द्वारा जो रचित पाठ है वो पढ़ेंगे। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। जो एक प्रियोदा नाम का व्यक्ति है वो मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं, यानी कि स्कूल के सभी लड़के और जो मास्टर जी है वो उन्हें प्यार करते हैं, यानी कि वो अच्छा इंसान है। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते, यानी कि वो जो कस्बा था
उसमें रहने वाला हर कोई व्यक्ति प्रियोदा को जानता था। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए वसूलने के लिए निकलता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। और जब कोई शिक्षक या छात्र बीमार पड़ता है तो वो उनके यहाँ तुरंत हाजिर हो जाता है। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में, यानी कि दो दूसरे इंसान हैं, एक रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। और जो बालूचर जो जगह थी वहाँ स्कूल की छुट्टी के दिन वहाँ जमा होते थे। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाता था। यानी कि प्रियोदा जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और वो सबकी खबर रखता है। रविवार का प्रोग्राम तब करते हैं, उसके बाद वो नियुक्त करता था कि कौन से मोहल्ले में कौन जाएगा, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज़ लड़का है। यानी कि उनका जो मित्र था कालू, वो कहता है, एक मनमोहन लड़का आता है तो वो कहता है कि प्रियोदा ये मनमोहन है, खूब तेज़ लड़का है और हमारे यहाँ क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। मनमोहन ने जवाब दिया, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। शाबाश। यही यदि रोगी हैजा से पंडित हो। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? और वो जो प्रियोदा है वो एक ही साथ कितने सवाल कर देता है। जैसे कि कहता है कि गाना जानते हो, तुम तैरना जानते हो, इस तरह वो उनमें जो क्या कौशल्य है वो जानना चाहता है। और इस तरह प्रियोदा के हर सवाल का मनमोहन जवाब देता है। वो पूछता है कि तैरना जानते हो? तो मनमोहन कहता है, जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। यानी कि जो सूरज है उसे प्रियोदा कहता है कि मोना यानी कि मनमोहन, मोना मनमोहन जो तैरना नहीं जानता। तो सूरज कहता है कि सीख जाएगा, एक दिन उठा के उसे पानी में डाल दूंगा। सभी ऐसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। जो सूरज है वो मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। और जो सूर्य नारायण है वो सभी दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है और वो उसका काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गावे वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यानी कि वो रहीम का जो दोहा है वो दोहराते हुए कहता है कि
राम रहीम न जुदा करो, दिल को सच्चा रखना जी।